हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IB बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है, उसके सारे जितने भी पर्सपेक्टिव हैं उनके बारे में बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, देन ऑटो इम्यूनिटी हम कब बोलेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं कि ये कंडीशन है जिनकी वजह से हम ऑटो इम्यूनिटी नाम किसी भी डिजीज़ को देंगे। देन इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑटो इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर भी आएंगे, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी आएंगे, एंड उसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर भी हम इंक्लूड करेंगे। जो इन्फेक्शियस या फिर टिश्यू इंजरी हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, कौन सी ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक डिजीज़ है, कौन सी ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ है। देन इन्हें डायग्नोज करने के लिए हम कौन कौन से क्राइटेरिया को रखते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी एविडेंस है, क्लिनिकल एविडेंस है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ बता रखी हैं कि हम ग्रेव्स डिजीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, पर्नीसियस एनीमिया एंड ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया AIHA को हम डिस्क्राइब करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, मिस्थेनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सब डिजीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे। ये जितनी भी डिजीज़ हैं, 6-7 जो डिजीज़ हैं, इनमें से आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए, जो आपको इजी लगे, वो 3 डिजीज़ अगर लिख देंगे पूरी तो, और उसके साथ में जो स्टार्टिंग में हमने चीज़ें की, जैसे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, क्या हिस्ट्री है, कौन कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कौन कौन से फैक्टर इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो 3 डिजीज़ इन सब के साथ में लिखेंगे तो मोर देन इनफ रहेगा फॉर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ पर्पज़ के लिए, कि यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हैं उनके पर्पज़ के लिए ये पूरा कंप्लीट रहेगा। देन हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन है ऑटो इम्यूनिटी की, वो क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ इम्यून सिस्टम्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कि हमारी बॉडी का कौन सा जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी सेल है, कोई भी प्रोटीन है, कुछ भी हमारी बॉडी का, या फिर जो चीज़ बाहर से आई है, फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर किया है, तो जो सेल्फ है हमारा खुद का है, और जो नॉन सेल्फ है जो बाहर से एंटर किया है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना, बीच में डिफरेंस करना, अगर हमारी बॉडी भूल जाए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसे याद ही ना रहे, उसे पता ही ना रहे कि कौन सा सेल्फ है, कौन सा नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है, कौन सा हमारी बॉडी का खुद का पार्टिकल है, कौन सा हमारी बॉडी में बाहर से एंटर हुआ है, और इम्यून सिस्टम की जो ये एबिलिटी है सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। कंडीशन इन विच structural or functional damage is produced by action of immunological component cells antibodies against a normal component of the body, कि हमारे जो बॉडी के जो नॉर्मल कंपोनेंट है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगे, उनके अगेंस्ट जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल हैं वो काम करने लगे, और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसमें डैमेज हो जाए, तो उसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। 5 to 7% ऑफ द अडल्ट अफेक्टेड, की पूरे जो जितने परसेंट अडल्ट हैं उनके 5 to 7% अडल्ट इस ऑटो इम्यून डिजीज़ से अफेक्टेड मिलेंगे, और जो पूरे वर्ल्ड की वुमेन है, जितने भी मतलब इन अडल्ट में से जो 2/3 हैं वो वुमेन अफेक्टेड मिलती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। मोर देन 40 ह्यूमन डिजीज़ ऑटो इम्यून इन ओरिजिन, की जितनी भी ह्यूमन की डिजीज़ है उनमें से मोर देन 40 जो ह्यूमन डिजीज़ हैं वो उनका जो ओरिजिन हुआ है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो ऑटो इम्यून ओरिजिन हुआ है उनका। अब कौन कौन सी 3 रिक्वायरमेंट है, कि जिनकी वजह से कौन कौन सी 3 कंडीशन है जिनकी वजह से हम बोलेंगे कि हाँ ये डिजीज़ तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर आएगी। प्रेजेंस ऑफ एन इम्यून रिएक्शन स्पेसिफिक फॉर सम सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ टिश्यू, और सेल्फ टिश्यू की सेल्फ एंटीजन और सेल्फ टिश्यू का प्रेजेंस होना, कि हमारे की
अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन होना, कि स्पेसिफिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हमारे ही बॉडी के जो कंपोनेंट हैं उनके अगेंस्ट होना, हमारी ही बॉडी के टिश्यू को एंटीजन समझना। एविडेंस दैट सच ए रिएक्शन इज नॉट सेकेंडरी टू टिश्यू डैमेज बट इज ऑफ प्राइमरी पैथोजेनिक सिग्निफिकेंस, कि जो ये रिएक्शन हुई है खुद की बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट, जो रिएक्शन हुई है ये टिश्यू के अंदर कोई सेकेंडरी डैमेज की वजह से नहीं हुई, कि टिश्यू के अंदर डैमेज हो गया और उसकी वजह से ये सेकेंडरी रिएक्शन पैदा हुई, ऐसा नहीं है। ये एक पैथोजेनिक सिग्निफिकेंस है कि हमारी जो बॉडी है उसकी जो खुद के टिश्यू हैं उनको ही बिना किसी डैमेज के ही बॉडी अपने एंटीजन समझने लगे। एब्सेंस ऑफ अनदर वेल डिफाइंड कॉज ऑफ डिजीज़, कि कोई रीज़न नहीं पता डिजीज़ का, कोई वेल डिफाइंड रीज़न नहीं पता है हमें डिजीज़ का, फिर भी डिजीज़ हो रही है तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर आएगी। अब सर्जे ने 1900 में ये देखा कि कुछ एनिमल हैं उनके जो एंटीबॉडीज़, उनकी जो स्पर्मेटोजोआ है उनके अगेंस्ट उनकी खुद की बॉडी एंटीबॉडी बनाने लग गई, कि मतलब जो खुद के स्पर्मेटोजोआ हैं किसी ऑर्गेनिज्म के मेल के, किसी एनिमल के मेल के, वो खुद के स्पर्मेटोजोआ के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाने लग गई बॉडी और स्पर्मेटोजोआ को किल करने लग गई। देन जो पॉल एहरलिच थे 1901 में, ही रिजेक्टेड द कंसेप्ट दैट एन organism's immune system could attack the organism's own tissue, calling it horror ऑटोटॉक्सिकस, कि उन्होंने इस कंसेप्ट को बिल्कुल रिजेक्ट किया था कि भाई ऐसा नहीं होता कि खुद का जो इम्यून सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का वो खुद की ही बॉडी टिश्यू को, खुद के ही सेल्स को अटैक करने लगे, और उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया था हॉरर ऑटोटॉक्सिकस। देन आए 1904 में जूलिस डोनेट एंड कार्ल लेंस्टेनर, इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, ऑटो एंटीबॉडीज़ कैन कॉज डिजीज़ बाय शोइंग दैट ऑटो एंटीबॉडीज़ हीमोलाइसिन काज्ड पैरोक्सियल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, कि इन्होंने ये चीज़ देखी कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी में बनती हैं और वे इस वाली डिजीज़ को कॉज करेंगी। देन आप इसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री आगे और ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। देन फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, किस किस वजह से हो सकते हैं, जीन्स की वजह से हो सकते हैं, इम्यून रेगुलेशन के अच्छे से काम करने की ना अच्छे से काम नहीं करने की वजह से हो सकते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर हैं जैसे कि जो सेकंड क्लास HLA एंटीजन है उनका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाना भी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ की ओर लेके जाएगा। और इंक्रीज फैमिलियल इंसिडेंट, फैमिलियल मतलब कि फैमिली के अंदर की हेरिडिटी, की जिस फैमिली के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जो हेरिडिटी चली आ रही है तो उस फैमिली के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ होना बहुत इंक्रीज चांस है, मतलब हाई चांस है उसमें। देन जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनके अंदर जो डाईजाइगोटिक ट्विंस हैं उनके कंपैरिजन में हायर इंसिडेंस होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के। देन मोस्ट ह्यूमन ऑटो इम्यून डिजीज़ आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल एलील्स, कि मल्टीपल एलील्स से रिलेटेड होती हैं मोस्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। फिर हम बात करें इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स की, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में कि जनरेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग बी सेल क्लोन बाय पास टी सेल टॉलरेंस, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा कि फ्लक्चुएशन ऑफ एंटी आइडियोटाइप नेटवर्क कंट्रोल में कॉज फेलियर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इम्यून टॉलरेंस, कि इम्यून टॉलरेंस नहीं हो पा रही। इसके अलावा जो पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन है बी सेल का बाय स्टिमुलाई सच एज इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट बाईपास टी सेल टॉलरेंस, कि जो पॉलीक्लोनल एक्शन है बी सेल का, मतलब कि बी सेल का एक्टिवेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। देन जो सेक्वेस्टर्ड सेल्फ एंटीजेंस हैं
वो फॉरेन एंटीजन की तरह काम कर सकते हैं और हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एंटर होके और वो एज एन फॉरेन सब्सटेंस की तरह बिहेव करेंगे। तो जो ये सेक्वेस्टर्ड एंटीजन है ये क्या है कि कुछ सेल्फ एंटीजन है प्रेजेंट होते हैं क्लोज सिस्टम के अंदर और ये असेसिबल नहीं होते हमारे इम्यून सिस्टम से और इन्हें हम और क्या बोलते हैं हिडन एंटीजन्स नाम देते हैं। जो ये एंटीजन रिलेटेड है फ्रॉम हिडन लोकेशन, जैसे कि मैनी सेल्फ एंटीजन आर फाउंड इन हिडन लोकेशन, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, टेस्टिस के अंदर, जो आई का कॉर्निया है उसके अंदर बहुत सारे हिडन एंटीजन मिलते हैं। ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से जो हिडन एंटीजन है वो रिलीज़ किए जाएंगे, हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेंगे और जो वहाँ पर एंटीजन सेंसिटिव सेल्स हैं उनसे एनकाउंटर करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे ऑटो इम्यूनिटी को। अब इसके एग्जांपल क्या है, एमबीपी जो कि एसोसिएटेड है विद एमएस। एमबीपी हमने और जो कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे पढ़ा था वहाँ पढ़ा था। देन स्पम एसोसिएटेड एंटीजन इन सम इंडिविजुअल फॉलोइंग वेसेक्टोमी, कि जिनके अंदर वेसेक्टोमी हुई है उनके अंदर जो स्पम से एसोसिएटेड एंटीजन है वो भी ऑटो इम्यूनिटी शो करेंगे। लेंस एंड कॉर्नियल प्रोटीन ऑफ आई फॉलोइंग इन्फेक्शन और ट्रोमा, कि जो लेंस है और हमारी आई का कॉर्निया है उसके अंदर भी सेक्वेस्टर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। हार्ट मसल्स हैं, हार्ट मसल एंटीजन फॉलोइंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एनवायरमेंटल फैक्टर में जो यूवी रेडिएशन है उनकी वजह से जो सेल डेथ होगी और क्या होगा, मे लीड टू एक्सपोजर ऑफ न्यूक्लियर एंटीजन विच इलिक पैथोलॉजिक इम्यून रिस्पॉन्स इन ल्यूपस, कि यूवी रेडिएशन की वजह से भी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है उनके चांस होते हैं। स्मोकिंग की वजह से भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांस होते हैं। और जो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये जेंडर बायस है, ये वुमेन के अंदर ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि हार्मोन की वजह से और दूसरे मैकेनिज़्म की वजह से। देन जो इन्फेक्शन एंड टिश्यू इंजरी है उनका क्या रोल होता है, एक तो होता है मोलिकुलर मिमिक्री, कि जो वायरस है और जो दूसरे माइक्रोब्स हैं में शेयर क्रॉस रिएक्टिंग एपिटोप्स विद सेल्फ एंटीजन, कि जो वायरस है और माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर वो सेम काइंड ऑफ एंटीजन्स हो सकते हैं जो कि हमारी सेल्फ एंटीजन से रिजेंबल करेंगे। सच डेट रेस्पॉन्स में बी इंड्यूस्ड बाय द माइक्रोब बट में अटैक सेल्फ टिश्यू, की ऐसा जो रेस्पॉन्स है जैसे कि हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर किया और माइक्रोब के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, लेकिन वो एंटीबॉडी है वो हमारे खुद के जो टिश्यू हैं सेल्फ टिश्यू हैं उनको भी डैमेज कर रही है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, र्यूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ के अंदर। देन ऑटो इम्यून डिजीज़ में कौन कौन से आते हैं, ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक जैसे कि मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स, कौन कौन सी है, एसएलई है, इन्फ्लेमेटरी मायोपैथियस है, पॉली आर्ट्राइटिस नोडोसा है, और इनके कुछ के नाम दिए हुए हैं, मीडिएटेड बाय टी सेल जैसे कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है और सिस्टमेटिक स्क्लोरोसिस है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ डिजीज़ हैं जिनमें कि ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया और ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हुआ, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, ग्रेविस डिजीज़ हो गए, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस हो गया। ऐसे ही बहुत सारे बाकी डिजीज़ हैं। देन जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये बहुत सारी डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब इनके डायग्नोसिस के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो हम लेबोरेटरी एविडेंस में देखें कि अगर ऑटो एंटीबॉडीज़ सीरम में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब अगर हमने किसी का सीरम निकाला और उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ पक्का से प्रेजेंट है। देन कि सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट जो टी सेल रिएक्टिविटी है अगर वो शो हो रही है तो उसका मतलब वहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज़ प्रेजेंट है। देन जो लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन है पैथोलॉजिकल लेसेंस में और साइटोकाइंस का प्रोड्यूस होना बाय द हेल्पर टी सेल्स जैसे कि इंटरल्यूकिन IL-4 है। अब क्लिनिकल एविडेंस क्या हो सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ अदर इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज़
improved therapeutic response to immune suppressive antigen and family history of autoimmune disease। कि क्लिनिकल एविडेंस में हम क्या देखेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे कि जो पेशेंट है कहीं उसकी फैमिली के अंदर तो किसी को वो डिजीज़ नहीं हो रखी और उस डिजीज़ को हम रिलेट करेंगे कि कहीं से पहले से तो कोई डिजीज़ प्रेजेंट नहीं थी और जो इम्यून सप्रेसिव जो एजेंट है उनका उनका जो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स आया है उनके बारे में हम पता करके क्लिनिकल एविडेंस से हम ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो क्राइटेरिया है, जो डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं। ये है इसके बारे में जनरल बात। अब हम एक एक करके जो डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज़ की, तो जो ग्रेव्स डिजीज़ है उसके अंदर कौन कौन से जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम इसे जो ग्रेव डिजीज़ है उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फैमिली की हिस्ट्री है कि अगर किसी फैमिली में पहले से ही जो ग्रेव्स डिजीज़ है वो चली आ रही है तो उसके जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें इसके होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। देन ये जिनके अंदर जो हाशिमोटो थायरोइडाइटिस है उनके अंदर भी ये ग्रेव डिजीज़ होने के चांस बढ़ेंगे। अब जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ग्रेव डिजीज़ और जो हाशिमोटो डिजीज़ हैं वो फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होती हैं सेम फैमिली में एंड टू डिजीज़ में कोएग्जिस्ट इन सेम पेशेंट। एक ही पेशेंट के अंदर ये दोनों डिजीज़ एक साथ रह सकती हैं और अगर फैमिली हिस्ट्री देखें तो जनरली ऐसा होता है कि जिसके अंदर ग्रेव डिजीज़ होगी उसके अंदर हाशिमोटो डिजीज़ होने के भी चांसेस पूरे पूरे होंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है जिस जो रेगुलेट होता है टीएसएच से, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द बाइंडिंग ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू ए रिसेप्टर ऑन थायराइड सेल एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ टू थायराइड हार्मोन। कौन कौन से, थायरोक्सिन एंड थायरोआइडो ट्राईआइडोथायरोनिन। जिस पर्सन के अंदर ग्रेव डिजीज़ होगी उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडी बनने लगेंगी अगेंस्ट द रिसेप्टर ऑफ टीएसएच कि जो ट्यूमर सप्रेसर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके रिसेप्टर के अगेंस्ट ग्रेव डिजीज़ में एंटीबॉडी बनने लगेंगी। द बाइंडिंग ऑफ दीज ऑटो एंटीबॉडी टू रिसेप्टर मिमिक द नॉर्मल एक्शन ऑफ टीएसएच without the regulation leading to overstimulation of the thyroid. Autoantibodies are called long acting thyroid stimulating hormone। जैसे कि नॉर्मली क्या होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रिलीज़ किया जाएगा। वो इस जो ये थायराइड सेल है इस थायराइड सेल के ऊपर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये जो रिसेप्टर है इस रिसेप्टर के साथ में जो टीएसएच हार्मोन है वो बाइंड करेगा और अंदर स्टिमुलस जाएगा किसका, कि जो थायराइड हार्मोन है जो T3 T4 है उसे रिलीज़ करो। और अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसकी सीक्रेशन को बंद करने के लिए नेगेटिव कंट्रोल भी होता है। अब इस डिजीज़ ग्रेव डिजीज़ के अंदर क्या होगा कि जो ऑटो एंटीबॉडी है वो टीएसएच के रिजेंबल करेगी और जो ये रिसेप्टर है जो टीएसएच के रिसेप्टर है जहाँ पर नॉर्मली टीएसएच को बाइंड होना चाहिए था वहाँ जाके ये ऑटो एंटीबॉडीज़ बाइंड होंगी और यहाँ पर ये क्या करेंगी, ओवर प्रोडक्शन करवाएंगी थायराइड हार्मोन का, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव मैकेनिज्म से कंट्रोल को रेगुलेट नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह से यहाँ जो प्रोडक्शन है वो ओवर होगा थायराइड हार्मोन का। यहाँ जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं TSH receptor autoantigen is the main antigen against which autoantibody are directed। जैसे जो अभी चीज़ें बताई वो ही यहाँ पे हमें रिपीट करनी है। ये यहाँ इसी जो ये पॉइंट है इन्हीं को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दें तो ग्रेव डिजीज़ के बारे में वेल इनफ रहेगा। देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस की हम बात करें तो ये एक सिस्टमिक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि काफ़ी टिश्यू को अटैक करती है, लेकिन मेनली ये जो हमारे जॉइंट्स हैं उन्हें अटैक करेगी। ये कॉज करती है नॉन सुपरेटिव प्रोलिफरेटिव
synovitis that frequently progress to destroy articular cartilage and underlying bones with resulting disabling arthritis। कि ये धीरे धीरे हमारे जो जॉइंट्स हैं उन्हें ख़राब करने का काम करेगा, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, और जो पैथोजेनिक चेंज है इसकी वजह से होंगे वो मेनली क्या होंगे कि जो साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन है, CD4+ टी सेल के ऊपर जो क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन 4+ है, मेन उसको ये सोर्स बनाता है कि प्रिंसिपल सोर्स होता है वो साइटोकाइन का। बहुत सारे पेशेंट हैं वो एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करती हैं CCPS के अगेंस्ट, जो साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड हैं उनके अगेंस्ट बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनके अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगेंगी। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है मेसी क्लास सेकंड की, एंटीजन उसे स्टिमुलेट करेगा, इन्फेक्शियस एजेंट होता है कोई, और जो टी सेल है वो साइटोकाइंस को रिलीज़ करेगी। इनके रिलीज़ करने की वजह से जो बी सेल है, एंडोथीलियल सेल है, मैक्रोफेजेस हैं, वो सारी एक्टिवेट होंगी और वो IgG एंटीबॉडी को, एडेसिव मॉलिक्यूल को, साइटोकाइंस को, प्रोटीएज को रिलीज़ करेंगी, जिसकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट होंगी, इन्फ्लेमेटरी डैमेज होंगे, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज है, बोन्स हैं, फाइब्रोसिस हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आएंगी, जॉइंट हैं उनमें पेन होने लगेगा। यहाँ पर जो इम्यूनोलॉजिकल रीअरेंजमेंट है वो क्या होती है कि डिटेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज़ कॉल्ड रूमेटॉइड फैक्टर्स अगेंस्ट FC पोर्शन ऑफ ऑटोलोगस IgG इन 80% केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसके अगर हम टोटल केस देखें तो उसके मोर देन 80% केस के अंदर जो IgG एंटीबॉडी है उसके FC रिसेप्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगेंगी, और जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, जो IgG और RF कॉम्प्लेक्स है सर्कुलेशन में, वो हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड है वहाँ भी देखने को मिलेगा। देन एंटीजेनिसिटी ऑफ प्रोटियोग्लाइकन ऑफ ह्यूमन आर्टिकुलर कार्टिलेज, और क्या होता है साइनोवियल फ्लूइड में यहाँ पर मेन गड़बड़ देखने को मिलेगी, और ये अमाइलोइडाइसिस से भी रिलेटेड है। देन हम बात करें पर्नीशियस एनीमिया की, तो जो पर्नीशियस एनीमिया है वो क्रोनिक डिसऑर्डर है मिडल एज वाले लोगों का, और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनका, और ये किसी भी सेक्स में हो सकता है। मोस्ट करेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग इन पर्नीशियस एनीमिया इज गैस्ट्रिक एट्रोफी अफेक्टिंग द एसिड एंड पेप्सिन सीक्रेटिंग पोर्शन ऑफ स्टमक एंड स्पेरिंग द एंट्रम। कि मेनली ये हमारे गट रीजन से एसोसिएटेड है, और जो एसिड और जो पेप्सिन सीक्रेटिंग पोर्शन है हमारे स्टमक को उसको अफेक्ट करेगा। यहाँ पर जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम है वो डैमेज होगी, और ये कार्सिनोमा ऑफ स्टमक को, मतलब स्टमक की जो कैंसर है उसको लीड करेगा। जो पर्नीशियस एनीमिया है इसके इंसिडेंट्स उन पेशेंट में ज़्यादा देखने को हाई मिलेंगे जिनके अंदर ऑलरेडी ग्रेव्स डिजीज़ है, मिक्सोडीमा है, देन थायरोडाइटिस है, बहुत सारी डायबिटीज़ है, मतलब बहुत सारी जिनके अंदर ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिजीज़ है उनके अंदर पर्नीशियस एनीमिया और ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसके होने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन पर्नीशियस एनीमिया से एसोसिएटेड है कुछ टाइप ऑफ HLA। इसके अलावा रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट विद पर्नीशियस एनीमिया हैव एन इंक्रीज इंसिडेंस। कि मतलब जो रिलेटिव है जिसके भी मतलब पर्नीशियस एनीमिया हो रखा है जिस भी पेशेंट को, और उसके जो रिलेटिव्स हैं उन रिलेटिव्स को भी इनके होने के चांस बढ़ जाते हैं, उनके अंदर भी ऑटो एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस देखी गई है। देन ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये इसे करेक्टराइज करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पेशेंट्स ओवन रेड सेल। कि जो खुद की जो उसकी रेड ब्लड सेल हैं उसके अगेंस्ट ही ऑटो एंटीबॉडी बनने लगेंगी, और ये दो टाइप का होता है, वार्म और
कोल्ड कि डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ ऑटो एंटीबॉडी कि जो ऑटो एंटीबॉडी बनी है उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने इस डिजीज़ को फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया। एक तो वार्म एंटीबॉडी AIHA और कोल्ड एंटीबॉडी AIHA। वार्म के अंदर क्या होगा कि जो ऑटो एंटीबॉडी बनेंगी आर रिएक्टिव एट बॉडी टेम्परेचर, वो बॉडी टेम्परेचर पे रिएक्टिव है। और जो कोल्ड है उसके अंदर क्या होगा कि जो ऑटो एंटीबॉडी बनेंगी वो 4 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से आरबीसी के साथ में रिएक्ट कर पाएंगी। जो वार्म एंटीबॉडी AIH है उसमें क्या होगा कि जो वार्म एंटीबॉडी है वो रिएक्टिव होंगी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर एंड कोटिंग द रेड ब्लड सेल आर जनरली IgG क्लास एंटीबॉडीज एंड ओकेजनली IgA। और जो रेड ब्लड सेल है उनकी कोटिंग कौन सी मोस्टली टाइम में IgG एंटीबॉडी करेगी और बहुत रेयरली IgA एंटीबॉडी कोटिंग करती है। जो ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स हैं वो IgG एंटीबॉडी से कोट होंगी आर बाउंड टू द सरफेस ऑफ RE रेड सेल्स स्पेशली स्प्लिनिक मैक्रोफेजेस। और ये जो स्प्लीन की मैक्रोफेज हैं उनके साथ में ये बाउंड होंगी। देन जो कोल्ड एंटीबॉडी है AIHA उसके अंदर मेनली रिस्पॉन्सिबल है IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडी और जो रिएक्शन है वो बेस्ट 4 डिग्री सेल्सियस में हमें देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस की। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो मेनली डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो ख़राब होगा इसके अंदर। और जो बीटा सेल्स हैं उनके अगेंस्ट रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। फंडामेंटल इम्यून एबनॉर्मेलिटी इन टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ ए फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस इन टी सेल के अंदर जो सेल्फ टॉलरेंस है उसका फेलियर होने की वजह से हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस देखने को मिलती है। देन पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? ऑटो इम्यून अटैक डायरेक्टेड अगेंस्ट स्पेशलाइज्ड इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल यानी कि बीटा सेल की जो पैनक्रियाज है उसकी जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है जिसके अंदर बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, मेनली वो सेल अफेक्ट होंगी। देन मिस्थेनिया ग्रेविस की अगर हम बात करें तो जो मिस्थेनिया ग्रेविस है वो एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि हमारे नर्वस और मस्कुलर जो हमारा पोर्शन है उससे एसोसिएटेड है। और इनविस्टा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन द मोटर एंड प्लेट ऑफ मसल आर डैमेज्ड कि जो मोटर एंड प्लेट है मसल की जहाँ पर जो नर्व सप्लाई स्टार्ट होगी, जहाँ पर नर्व सप्लाई दी जाएगी मसल्स में, उनके जो मोटर एंड प्लेट है वो ख़राब होगी, उसके रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स ख़राब हो जाएंगे इस डिजीज़ के अंदर। और जो है इसमें मोर्टेलिटी चांस है वो 10% बढ़ेंगे ड्यू टू सीवियर जनरलाइज डिजीज़ एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। अगर जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हुई तो इसकी मोर्टेलिटी के चांस, पेशेंट की मोर्टेलिटी के चांस बढ़ते हैं। दूसरे जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो एसोसिएटेड मिलती हैं, जैसे कि ये जिनके अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस मिलेगा, SLE मिलेगा, पर्नीसियस एनीमिया मिलेगा, कोलेजन वस्कुलर डिजीज़ मिलेंगी, तो उनके अंदर मिस्थेनिया ग्रेविस होने के चांस बढ़ जाएंगे। देन जो मिस्थेनिया ग्रेविस है वो लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें अलग दिखने को मिलेगा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वो कुछ अलग दिखता है। देन हम बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। इसके अंदर जो वुमेन है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। और इसमें जो भी एक दो बात आपको सही लगे अपने हिसाब से वो आप इसे लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो पेशेंट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो मेनली अफेक्टेड होगा। देन हमने क्या क्या चीज़ें बात की है कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि जो सेल्फ टॉलरेंस है उसका ब्रेक डाउन। मल्टीपल कॉज क्या होते हैं? जेनेटिक कॉज होते हैं, एनवायरमेंटल कॉज होते हैं, न्यूट्रिटिव कॉज होते हैं, इन्फेक्शियस कॉज होते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर सिस्टेमिक ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी। ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं कि जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और जो एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी हम यूज़ कर सकते हैं, TCR के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हैं।
साइटोकाइंस यूज़ करेंगे, एडेसन मॉलिक्यूल हैं उनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये पूरी हमने समरी पढ़ी और इसे हम आप जिस हिसाब से जो डिजीज़ है, या तो आप सारी डिजीज़ के बारे में उनके नाम लिख के उनके बारे में 2-2 4-4 लाइन एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर 2-3 डिजीज़ के बारे में लिख के और उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।